जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम विषय है सामाजिक ज्ञान। पुस्तक है हमारे अपनी भारतीय अध्याय 7 का देश की जनता को शिक्षित करना, सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो उसमें हमने पहले शिक्षा क्या थी, प्राच्य शिक्षा क्या थी, पश्चिम की कैसी पॉलिसी थी शिक्षा के प्रति, जो मैकाले का क्या शिक्षा से संबंधित एक्ट था और वुड्स डिस्पैच क्या था, ये हमने पढ़ा। तो उसी के साथ जब मैकाले का जो शिक्षा नीति पर जो अध्यादेश आया और उसके बाद जो 54 में वुड्स डिस्पैच आया, उसके बाद हमें इस्लामी पाठशालाओं की क्या दशा हुई, क्या स्थितियां थी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं कि नैतिक शिक्षा के बारे में अंग्रेजों के क्या विचार थे। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। यानी ईसाई मिशनरियों ने, ईसाई प्रचारकों ने जो व्यवहारिक शिक्षा का विरोध किया, व्यवहारिक शिक्षा का विरोध किया। क्या क्या विरोध किया था? क्योंकि उनके हित समाहित थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार लाना है और नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई के जरिए ही संभव हो सकता है। उनका था कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता से और नैतिकता सिर्फ ईसाई शिक्षा से आ सकती है। क्या आ सकती है? ईसाई शिक्षा से ही आ सकती है, ऐसी उनकी सोच थी। 1813 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचार गतिविधियों के विरुद्ध थी, कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता में असंतोष फैल सकता है और भारत के में अंग्रेजों की उपस्थिति को सख्ती नजरों से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों ने अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अनंत सेरामपुर में अपनी मिशन खोला। इसका इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया जो 1818 में एक कॉलेज खोला। 19वीं सदी के दौर में भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, यानी जिन्हें हम मिशनरी स्कूल कहते हैं। 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। उन्होंने 18वीं सदी से जो 1854 से लेकर जो शिक्षा नीति में ईसाइयों ने अपने प्रयास किए, वो 1857 का जो हमारा क्रांति थी, गदर हुई, उस गदर में भी हमारी वो जो शिक्षा एक मुख्य पॉइंट था, ईसाई मिशनरियों की वजह से उसमें आक्रोश था, तो सरकार ने उनको प्रत्यक्ष देने से, सहायता देने से रोक लगा दी। अब स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ कि कुछ अंदाजा है कि आजादी अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर जाते तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की जो रिपोर्ट है, क्या है? विलियम एडम की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट क्या है देखो। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो बड़ी दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिन्हें में आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी थी, यानी 20 लाख से ज्यादा। उस जमाने में जो पाठशालाएं थी, जो भारत में पाठशालाएं थी, उसमें 20 लाख बच्चे पढ़ते थे। क्या थे? 20 लाख विद्यार्थी पढ़ते थे। एडम ने पाया कि बंगाल और
और वहां 20 लाख। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी थी जो 20 लाख के पास थी, और पाठशालाएं संपन्न लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जाती थी। पाठशाला स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की जाती थी, और इन पाठशालाओं को समृद्ध लोग हैं जो शिक्षा देते थे, यानी शिक्षा पूरी है जो वो थी आपकी उस आधारित पर निःशुल्क थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों को स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इंतजाम और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की पेड़ से नीचे चलती थी, यानी उस समय की पाठशालाओं की व्यवस्था अलग थी। क्या थी? व्यवस्थाएं नहीं थी। क्या नहीं थी? कुछ नहीं था। न पाठशाला का भवन होता था, न पाठशाला का कोई टाइम टेबल होता था, न निश्चित कोई फीस थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, कौन क्या पढ़ेगा, अलग अलग विषय पढ़ाने वाले अधिकारी नहीं होते थे। उन सब चीजों का, लोगों का, अधिकारियों का अलग अलग तौर और अलग अलग सिस्टम होता था। कुछ पाठशालाएं पेड़ों के नीचे हो चलती थी, तो कोई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में गुरुजी एक तरफ बैठकर पढ़ाते थे। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। सबसे अच्छी बात, जो समृद्ध हैं उनसे थोड़े पैसे ढंग से लिए जाते थे, गरीब थे उनसे कम पैसे में ही काम चला जाता था। मौखिक शिक्षा होती थी, और क्या पढ़ना है ये बात विद्यार्थी की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे, और क्या कोर्स होगा ये तो तय नहीं था, लेकिन विद्यार्थी की आवश्यकता क्या है, उसको किस चीज में पारंगत बनाना है, किसान के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, हस्तकला के क्षेत्र में है, जो दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में, भाषा के क्षेत्रों में, उसको अलग अलग हिसाब से वो गुरु ही उनको तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक ही जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे, और विद्यार्थियों के अनुसार, किसके अनुसार? विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार पढ़ाई होती थी। क्या होती थी? पढ़ाई होती थी। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय विद्यालय कक्षाएं बंद हो जाती थी, और क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खत्म है, और फसलों की कटाई के समय स्कूल बंद थे। क्या होते थे? बंद होते थे। क्या होते थे? बंद होते थे, क्योंकि सारे विद्यार्थी खेतों में काम करते थे, पारिश्रमिक के तौर पर उनको मजदूर नहीं मिलते थे, इसलिए वो काम होते थे। कटाई और अनाज निकाल जाने के बाद पाठशाला पुनः शुरू होती थी। उनका परिणाम यह था कि साधारणतः काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। क्या क्या शिक्षा दी जाती थी वो साधारण आदमी भी पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था उन दिनों की गई थी। अब नई दिनचर्या और नए नियम आए। क्या है? नई दिनचर्या और नए नियम आए। जो पुराने पाठशाला का खाका था वो क्या था? और नए नियम, नई दिनचर्या और नए नियम। नए नियम आए। क्या है? नियम आए। नई दिनचर्या और नए नियम आए। क्या नियम थे? 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज पर कभी ध्यान नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। क्या बना था? 1854 में गुड डिस्पेच के बाद शिक्षा को बदलने का कार्य किया गया। शिक्षा व्यवस्था बदलने को, क्या व्यवस्था बदलने का कार्य किया गया। क्यों? क्योंकि अब उनको व्यवसायिक या व्यवहारिक शिक्षा नहीं, उनको अब ट्रेंड नौकर चाहिए थे।
कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा, जिनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा दिया गया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्ययन की स्थितियों में सुधार लाना। प्रत्येक शिक्षक को निर्देश दिए गए कि वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें। कक्षाओं को नियमित सारणी के अनुसार, समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाएं शुरू की गई। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियम पालन करें। जो पुराना जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसको बदला गया। नियमित रूप से फीसें तय कर दी गई, फीसों का समय तय कर दिया गया, पाठ्यक्रम तय कर दिया गया, क्या पढ़ाया जाएगा ये तय कर दिया गया और वार्षिक परीक्षाओं या परीक्षाओं का शेड्यूल तय कर दिया गया। ये सारे नए नियम पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई, यानी अनुदान दिए गए। जो नियम मानती थी उन्हें अनुदान दिए जाते थे, जो नियम नहीं मानती थी, पुराने पैटर्न पर चलती थी, उनके लिए वो चीजें बंद कर दी गई। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ, पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चों को भी पाठशाला में पढ़ाया जा सकता था, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई और मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो उसे अनुशासनहीनता मान उस बच्चा को पढ़ना लिखना नहीं चाहता है और नाम काटा जाता था। तो इस तरह से कई सिस्टम बदले, अनुशासनहीनता का नियम लागू किया गया, स्कूलें नियमित कर दी गई। नियमित करने की वजह से भारतीय शिक्षा पर यह प्रभाव पड़ा कि जब फसल बोने का और फसल कटाई का समय था तो बच्चे स्कूल नहीं आते। नहीं आने के कारण बच्चे क्या करते थे, वहां खेतों में चले जाते और शासन इसे स्कूल का नियमित भाग मानकर जो उसको फिर हटा देती थी। इसके आगे आपका एक टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, ये आपके पाठ से हटा दिया गया। टैगोर का शांति निकेतन भी आपके पाठ से हटा दिया गया। कुल मिलाकर आज आपका ये पाठ पूरा हो गया। इसके प्रश्नोत्तर करने हैं, फिर प्रश्नोत्तर आपको क्लास वाइज अलग अलग पार्ट वाइज भेज दिए जाएंगे।